फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज साइंस फिक्शन सीरीज बॉडीज। ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें हम एपिसोड 5 से लेके एपिसोड 8 तक कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ हम 1941 में डिटेक्टिव व्हाइटमैन को देखते हैं। वो घायल अवस्था में एक चर्च में पहुंचता है जहाँ उस चर्च के फादर होते हैं। फिर वो दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। तो वो फादर से बोलता है कि मेरी वजह से एक मासूम लड़की मारी गई और जिस बात का मुझे बहुत दुख है। फिर डिटेक्टिव अपने ऑफिस जाता है और अपने सीनियर कॉलवे को गन पॉइंट पे रखता है और उसको बोलता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा। हाँ, मैंने उस पुलिस वाले को मारा था क्योंकि पहले उसने मुझ पर हमला किया था और सेल्फ डिफेंस में वो मारा गया। और वो कॉलवे को भी बताता है इस ऑफिस में मैं इकलौता नहीं हूँ जो उस औरत के लिए काम कर रहा था। मुझे शक है मेरे जैसे यहाँ बहुत सारे होने चाहिए और हमें इसकी जाँच करनी चाहिए। मुझे लगता है वो औरत कुछ बड़ा प्लान कर रही है। फिर कॉलवे अपने ऑफिस के लोगों से बोलता है इंस्पेक्टर फेरल के मौत की जांच दोबारा शुरू हो रही है और आप सब लोगों को इसकी जरूरी इन्फॉर्मेशन जल्दी ही मिल जाएगी। उधर व्हाइटमैन उस ऑफिस में आने जाने वाले सारे कॉल्स को मॉनिटर कर रहा था। उस रस्मी औरत की कॉल को सुनता है जो उस ऑफिस में किसी और से बात कर रही थी। वो बताती है कि हिटलर के मर्डर का केस फिर से रीओपन हो रहा है। और फिर जब व्हाइटमैन चेक करता है वो नंबर उस ऑफिस में काम करने वाली कैथलीन का होता है। फिर कैथलीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कैथलीन बताती है कि मैं अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस औरत के लिए काम कर रही थी। मैं उस औरत के बारे में नहीं जानती ज्यादा, ना तो मैं उसका नाम जानती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ वो औरत कोई हारकर बैंक से कॉल करती है। फिर व्हाइटमैन और कॉलवे उस बैंक पे जाते हैं जहाँ उस रस्मी औरत से मिलते हैं। यहाँ उस नाम हमें पता चलता है, उसका नाम होता है पॉली। वो पॉली से बात कर रहे होते हैं। तभी व्हाइटमैन अपने सीनियर कॉलवे के सर पे चोट करके पॉली को वहाँ से लेके चला जाता है। वो पॉली से पूछताछ कर रही होता है। तब पॉली व्हाइटमैन को बताती है कि मेरे पिता भी एक डिटेक्टिव थे जिनका नाम था हीलिंग हेड। हीलिंग हेड वही डिटेक्टिव है जो 1890 में उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अभी वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कॉलवे आ जाता है और वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। और फिर सीनियर इंस्पेक्टर चीफ आ जाता है और वो कॉलवे को शूट कर देता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है वो औरत पॉली सीनियर इंस्पेक्टर चीफ की माँ होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है 1890 में जहां हम डिटेक्टिव हीलिंग हेड को देखते हैं। वो अपने सीनियर से बात कर रहा होता है। वो 2 फिंगरप्रिंट्स दिखाता है जिसमें पहला फिंगरप्रिंट्स जूलियन हार्कर का होता है और दूसरा उस लालटेन का जो क्राइम स्पॉट पे था। फिर वो जूलियन हार्कर को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और वहाँ पूछताछ करते हैं जहाँ वो बताता है मैं क्राइम स्पॉट पे था क्योंकि मैं डर गया था। मैं डर के वहाँ छुप गया और लालटेन बुझा दिया ताकि कोई मुझे देख ना सके। फिर जूलियन हीलिंग हेड को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जिनमें हीलिंग हेड एक नंगे आदमी के साथ लेटा होता है। तो बोलता है अगर तुम इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो इस केस का सारा इल्जाम हेनरी पे डाल दो। और वो फिर डिटेक्टिव को बताता है कि ना तो मैंने मर्डर किया है और ना मैं इस मर्डर करने वाले को जानता ही हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर फ्यूचर में चला जाता है 2053 में और हम देखते हैं प्रोफेसर डिफॉय और ड्यूनेट मैपलवुड को एक पुराने से घर में लेकर जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हसन वहाँ पहले से होती है। हसन वो डिटेक्टिव है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन सन 2023 में शुरू की थी। अभी सन 2053 में वो इस केस में इन्वॉल्व होती है जहाँ हसन मैपलवुड से बोलती है कि तुम पहले ऑफिसर नहीं हो जिसको ये डेड बॉडी मिली। तुमसे पहले 3 और ऑफिसर्स को ये अलग अलग समय पर ये डेड बॉडी मिल चुकी है। 1890 में डिटेक्टिव हीलिंग हेड को ऐसी ही डेड बॉडी मिली थी। फिर डिटेक्टिव व्हाइटमैन को भी वही डेड बॉडी मिली थी और सन 2053 में ये सेम डेड बॉडी मुझे भी उसी सेम जगह पर मिली थी जहाँ तुम्हें मिली है। और जब मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो मेरी इन्वेस्टिगेशन जाकर इलियास मैनिक्स पर खत्म होती है। तुम इलियास मैनिक्स को जानती हो। इलियास मैनिक्स ही आज का तुम्हारा कमांडर मैनिक्स है। इसी ने सन 2023 में बम प्लांट किया था। फिर हसन मैपलवुड को जूलियन हार्कर का फोटो दिखाती है और उसको बताती है कि मैनिक्स 1890 में जाकर एक संप्रदाय शुरू करना चाहता है और जिसका रिजल्ट होगा 2023 में एक बड़ा बम ब्लास्ट जो इलियास मैनिक्स ने अपने बचपन में किया था। फिर वो मैपलवुड को लेकर एक जगह पे जाती है जहाँ एक टाइम मशीन होती है। प्रोफेसर डिफॉय वहाँ पहले से ही होता है। फिर वो उसको बताता है कि मैनिक्स इस डिवाइस का इस्तेमाल करके पास्ट में जाएगा 1890 में। वहाँ वो एक नए संप्रदाय की शुरुआत करेगा जिसका रिजल्ट हम 2023 में बम ब्लास्ट देख चुके हैं। तो मैपलवुड उनसे बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे गलत समझा, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। तभी सायरन बजने लगता है और वो देखते हैं कि कमांडर मैनिक्स के लोग उस घर को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ इंस्पेक्टर बार-बार हसन को ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है जहाँ वो कैद थी। फिर वो उसको छुड़ा लेता है। फिर हसन उन डेड बॉडीज को ढूंढती है जो शीशे में बंद थे, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। पूरा का पूरा घर खाली हो। फिर बार-बार हसन से बोलता सॉरी अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद मैगी हसन को कॉल करती है और उसको बताती है कि जो फिंगरप्रिंट्स तुमने मुझे दिए थे इलियास मैनिक्स से मैच करते हैं। ये बात हसन के लिए थोड़ी सरप्राइज थी क्योंकि जूलियन हार्कर जिसकी मौत 1941 में हो गई थी
उसके फिंगरप्रिंट्स इलियास मैनिक्स से कैसे मैच हो सकते हैं। फिर वो इलियास से मिलती है और उसको बताती है कि ये जूलियन हरकर है जिसकी मौत 1941 में इसके घर में हुई थी। इसके फिंगरप्रिंट्स और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल मैच हो रहे हैं, कैसे? तो बोलता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर वो इलियास से उसके फादर के बारे में पूछती है तो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता। अपनी माँ के बारे में बताता है, उसकी माँ का नाम सायरा मैनिक्स था। फिर हसन अपनी टीम को बोलती है कि शहर में जितने भी सायरा मैनिक्स हो उनकी इन्फॉर्मेशन निकालो, और फिर वो सायरा मैनिक्स से मिलने उसके घर हो जाती है। फिर सायरा हसन को बता इलियास के फादर का नाम डैनी है। डैनी किसी रईस बैंकर परिवार से था, लेकिन वो कुछ दिनों बाद गायब हो गया। फिर हसन उससे पूछती है कहीं उस बैंकर परिवार का नाम हारकर तो नहीं था? सायरा बोलती है हाँ, तुम्हें कैसे पता? फिर हसन उसको बोलती है लेकिन मैंने हारकर परिवार की पूरी हिस्ट्री चेक की, उसमें किसी का नाम भी डैनी नहीं था। तो सायरा यहाँ बोलती है कि डैनी अपने मदर का सरनेम बार-बार यूज करता था। तो हसन अपने सीनियर इंस्पेक्टर बार-बार का फोटो उसको दिखाती है। सायरा पहचान जाती है, बोलती है हाँ यही डैनी है। तभी हसन को बार-बार का कॉल आता है। वो बोलता है कि मेरी तरफ से सायरा को हाय बोलना। तो हसन समझ जाती है कि बार-बार को सब पता है कि मैं सायरा से मिलने उसके घर पर आई हूँ। और फिर इसके बाद हसन बार-बार उससे मिलने उसके घर जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो घर पर नहीं होता है। वहाँ टेबल पे एक नोट होता है, नोट पर लिखा होता है फॉर सायरा, और वहीं एक चाबी भी रखी होती है। फिर हसन की नजर एक ऑडियो रिकॉर्डर पे पड़ती है। जब उसको प्ले करती है तो उसमें इलियास मैनिक्स बोल रहा होता है, हाय मैं इलियास मैनिक्स बोल रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि तुम ये रिकॉर्डिंग मेरे फादर के घर पे सुन रही हो। वो हसन को बोलता है कि हमारी और तुम्हारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ चुकी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। और फिर इलियास मैनिक्स को बूढ़ा दिखाते हुए सीन यहाँ खत्म हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। की शुरुआत प्रेजेंट टाइम से होती, जहां हसन दो ऑफिसर के साथ बैठकर वो जूलियन हारकर की एक रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, जिसमें बोलता है कि 14 जुलाई 2023 को लंदन में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होगा जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। फिर हसन को वो की याद आती है जो उसे बार्बर के घर पे मिली थी। वो उस की को लेकर हारकर बैंक जाती है। जब वहाँ बैंक मैनेजर की का रिकॉर्ड चेक करता है तो उसे मिलता है सन 1941 में हसन के नाम से एक वाल्ट असाइन किया गया था। फिर वो हसन और दूसरे ऑफिसर को लेकर के उस वाल्ट में जाता है। वो वाल्ट काफी पुराना होता है और वहाँ पे लाइटें भी बुझी होती है। जैसे ही हसन वाल्ट के अंदर जाती है वहाँ के लैंडलाइन पे एक कॉल आता है। वो उसे पिक करती है, दूसरी तरफ से बार बार बोल रहा होता है और तभी उस कमरे की सारी लाइट ऑन हो जाती है। तो हसन देखती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा बम पहले से प्लांट करके रखा होता है और वो अब एक्टिवेट हो चुका होता है। फिर बार बार बोलता है इसका टिकट इलाइस के पास है और वो ये भी बोलता है कि मैं और इलाइस शहर के बाहर नदी के किनारे एक बोट पर हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम वहाँ अकेले आना। अगर तुम किसी और के साथ आई तो बटन दबा दिया जाएगा और बम ब्लास्ट हो जाएगा। फिर हसन और दूसरी ऑफिसर उनसे मिलने शहर के बाहर जाते हैं। फिर हसन बार बार और इलाइस से मिलने बोट पर अकेली जाती है। वही दूसरी ऑफिसर छिपकर बोट में जाती है। फिर बार बार इलाइस को बम डेटोनेटर देता है और फिर वो जूलियन हारकर की एक रिकॉर्डिंग वॉइस चलाता है जिसमें जूलियन हारकर इलाइस को बोल रहा होता है कि तुम खास हो, तुम जब ये बम ब्लास्ट कर दोगे तो उसके बाद की जो दुनिया होगी वो नई होगी और तुम्हारी होगी। तभी वही दूसरी ऑफिसर बार बार को शूट कर देती है और वो मारा जाता है और हसन इलाइस को अपने साथ ले जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम 1890 में होते हैं, जहाँ जूलियन डिटेक्टिव हीलिंग हेड को 2 ऑप्शन देता है। बोलता है कि या तो मैं इन सारे फोटोज को सबके सामने एक्सपोज कर दूं और दूसरा तुम हेनरी के ऊपर सारे इल्जाम लगाकर उसको अरेस्ट। और जूलियन वहाँ से चला। फिर डिटेक्टिव हीलिंग हेड वो डिसाइड करता है कि वो सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा और खुद को अरेस्ट करा देगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है। अब हम 1941 में होते हैं, जहाँ हम देखते हैं डिटेक्टिव व्हाइटमैन को एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है। एक पुलिस ऑफिसर पॉली का लड़का होता है। फिर व्हाइटमैन उस ऑफिसर पर अटैक करता है और उसको घायल करके वो भागकर पार्कर हाउस जाता है, जहाँ वो पॉली को शूट कर देता है और फिर ऊपर जाकर कमरे में जूलियन हारकर को भी शूट कर देता है और वहाँ से बाहर हो जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम फ्यूचर में होते हैं। यहाँ हम देखते हैं इलाइस हसन और गैब्रियल डिफॉय को बंदी बना लेता है और वो दोबारा 1890 में जाना चाहता है, लेकिन तभी हसन पास में पड़े हुए गन से शूट करती है। गोली उसके पैरों में लग जाती है। तभी मैनिक्स हसन को भी शूट कर देता है और गोली उसके पेट में लग जाती है। हसन घायल हो जाती है। फिर वो हसन के सर पे गन पॉइंट करके डिफॉय से बोलता है कि अगर तुम चाहते हो जिंदा रहे वो डेट सेट करो। फिर डिफॉय उस टाइम मशीन में 1890 का डेट सेट करता है और मैनिक्स मैपलवुड को वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उस टाइम मशीन से 1890 में चला जाता है। और फिर वहीं डिफॉय भी उस मशीन से उसके पीछे जाना चाहता है ताकि वो उसको रोक सके। मैपलवुड उसको शूट करती है और गोली उसकी आंखों में लगती है। गोली लगने के बाद रिटर्न हो जाती है क्योंकि वो टाइम मशीन में होता है और उसी समय डिफॉय की बॉडी 4 अलग
अलग समय में एक ही जगह पहुंच जाती है। सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट टाइम में होते हैं। हम देखते हैं जब हसन मैनिक्स को लेकर के उसके माँ के घर पहुंचती है तो सारा मैनिक्स से मिलने से मना कर देती। इससे मैनिक्स का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पास में खड़े हुए एक बच्चे से उसका मोबाइल छीन लेता है और उस फोन से उस बम का डिटोनेशन कोड डायल कर देता है और एक बड़ा धमाका होता है। पूरी लंदन सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वही दूसरी तरफ मैनिक्स अब पास्ट में होता है। वो उस गली में पहुंच चुका होता है जहाँ पहले हम डिफॉय की बॉडी देख चुके थे। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत लंदन में होती है जहां मैनिक एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और जब उसे होश आता है वो उसी वार्ड में एक बोर्ड देखता है जहां वो जूलियन हार्कर के बारे में पता है। वो बर्मा की लड़ाई में मारा गया और उसकी माँ अगस्ता हार्कर होती है। फिर वही वो हॉस्पिटल में प्लान बनाता है कि वो अगस्ता हार्कर के घर उसका बेटा जूलियन हार्कर बनकर ठीक होने के बाद वो ठीक वैसा ही करता है। वो अगस्ता हार्कर से मिलता है और उसको बोलता है वो उसका बेटा जूलियन हार्कर है। फिर उसको बताता है कि बर्मा की लड़ाई में वो पकड़ा गया और उन लोगों ने उसको कैद कर लिया। फिर जो भागने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने उसके पैर पे गोली मार दी। वो कुछ दिन हॉस्पिटल में था और अब वो घर वापस आ गया। अगस्ता हार्कर को कुछ शक होता है लेकिन फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जूलियन हीलिंग हेड की बेटी पॉली से मिलता है। उसको अपने घर पे नौकरी के लिए ऑफर करता है और पॉली उसकी बात मान लेती है और उसकी नौकरी को एक्सेप्ट कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ हीलिंग हेड को अरेस्ट कर लिया जाता है उस मर्डर के इल्जाम में और फिर उसे जेल में डाल देते हैं। और फिर जूलियन पॉली से शादी कर लेता है और शादी के कुछ दिन बाद पॉली एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो हैडन हार्कर रखते हैं। अब तक पॉली को जूलियन हार्कर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब सीन शिफ्ट हो जाता है फ्यूचर में जहां हम देखते हैं प्रोफेसर डिफॉय ठीक हो रहा होता है। उसके आंखों का चोट ठीक हो गया होता है और मैपलवुड अपने आप को दोषी मानती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से लाखों लोग मारे जाएंगे और उसने डिफॉय को भी गोली मार दी। डिफॉय उसके पीछे जा रहा था। हो सकता है डिफॉय मैनिक्स को ये सब करने से रोक देता। फिर वो डिसाइड करती है कि वो खुद 1890 में जाएगी और मैनिक्स को वो लूप शुरू करने से रोकेगी। फिर वो टाइम मशीन की सहायता से 1890 में उसी गली में पहुंच जाती है जहां पहले हमें डिफॉय की बॉडी मिल चुकी होती है और यही एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत 1890 से होती है जहां हम देखते हैं मैपलवुड उस गली में पड़ी होती है। फिर थोड़ी देर बाद जेल में होती है। उसी जेल में हीलिंग हेड को भी कैद करके रखते हैं। वो हीलिंग हेड को बताती है कि वो भविष्यवाणी है और भी यहाँ जो आदमी जूलियन हार्कर के नाम से रह रहा है वो भी भविष्यवाणी। उसका नाम है एलियास मैनिक्स। लेकिन हीलिंग हेड उसकी बातों को अनसुना कर देता है। उसे लगता है कोई भविष्य कैसे आ सकता। फिर वो उसको बताती है मैं उस गली में एक डेड बॉडी मिली थी जिसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं थे। उसके आंखों पे चोट का निशान था और उसको ये भी बताती है कि ये जो डेड बॉडी मिली उसको मैंने शूट किया था और वो भी भविष्य ही आया है। लेकिन अभी भी वो उसकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहता है। फिर वो हीलिंग हेड को अपने हाथ पे बना वो निशान दिखाती है जो डिफॉय के डेड बॉडी पर भी बना होता है। तब हीलिंग हेड को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। तो वो पता कि जूलियन हार्कर तुम्हारी बेटी पॉली से शादी करेगा। उससे जो बच्चा होगा वो उसमें जाकर लाखों लोगों की जान ले लेगा तो तुम्हें ये शादी रोकी। तभी कुछ पुलिस वाले हीलिंग हेड को दूसरे जेल में ट्रांसफर करने के लिए आ जाते हैं कि ये चाल है। वो तुम्हें जेल ट्रांसफर करने के लिए ले जाएंगे और रास्ते में तुम्हें मार देंगे। मारने के बाद वो केस सुसाइड का दिखाएंगे। पुलिस वाले हीलिंग हेड को लेके चले जाते हैं। वो जब रास्ते में होते हैं तो वहाँ जूलियन पार्कर उनसे मिलता है और वो हीलिंग हेड से बोलता है कि मैंने तुमको बोला था तुम कत्ल का सारा इल्जाम हेनरी के ऊपर लगा देना लेकिन तुमने खुद की कुर्बानी दे दी। फिर हीलिंग हेड बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम कहाँ से आए हो क्या करोगे। तुम्हारा हाथ लाखों लोगों के खून से रंगा हुआ है। और फिर वो उसको इलियास मैनिक्स नाम से बुलाता है। ये सुनकर जूलियन हार्कर शॉक रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हीलिंग हेड को उसका असली नाम कैसे पता। वो वहाँ से उतर कर चला जाता है और एक पुलिस वाला हीलिंग हेड के गले में रस्सी डालकर उसको मार देता है। लेकिन मैनिक्स दिमाग में वो बात घूमती रहती है कि हीलिंग हेड को उसकी सच्चाई कैसे पता चली। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम 1941 में होते हैं जहाँ देखते हैं जूलियन हार्कर अब बुढ़ा हो चुका होता है और वो मरने वाला होता है। तो उसे महसूस होता है कि जो भी उसने किया गलत किया और जो भविष्य में होगा वो भी गलत ही होगा। तो फिर वो अपनी आखिरी रिकॉर्ड करता है और उसमें बोलता है वो बम को ब्लास्ट न करने की सलाह देता है। और तभी वहाँ डिटेक्टिव व्हाइटमैन आ जाता है जो उसको शूटिंग करने वाला होता है। तो उसको बोलता है मारने से पहले एक काम तुम्हें करना होगा। वो उसको रिकॉर्डिंग देता है। बोलता है ये रिकॉर्डिंग तुम्हें डिटेक्टिव हसन तक पहुंचानी है। लेकिन व्हाइटमैन को कुछ भी समझ नहीं आता। तुम ही लाखों लोगों की जान बचा सकते हो। और उसके बाद वो अपने हाथों से अपने को शूट कर लेता है। जूलियन हार्कर मारा जाता है। फिर व्हाइटमैन हार्कर हाउस से बाहर जाता है जैसा कि हमने एपिसोड 7 में देखा था कि उस बार में बैठा होता है जहाँ उसे गोली मार दी जाती है और व्हाइटमैन मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर फ्यूचर में चला जाता है जहाँ हम डिफॉय और हसन को देखते हैं। वो लंगर हार्वेस्ट लैंड की उस गली में
होते हैं और उन्हें वहाँ हीलिंग हेड, मैपल हुड के साथ व्हाइटमैन का मैसेज मिलता है। इसके बाद हसन बार में जाती है जहाँ व्हाइटमैन आखिरी बार ड्रिंक कर रहा था और मारा गया था। वहाँ एक फोटो फ्रेम में उसको जूलियन हार्कर की आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो बम को ना ब्लास्ट करने की सलाह दे रहा होता है। फिर हसन वहाँ से सीधा सारा मैनिक्स के घर जाती है जो कि एलियस मैनिक्स की माँ होती है और यहाँ 2023 और 2053 दोनों के सीन साथ में दिखाए जाते हैं। हसन सारा के साथ उसके घर के अंदर होती है, तभी बाहर यंग हसन और यंग एलियस मैनिक घर के बाहर कार के अंदर बैठे होते हैं। फिर घर के अंदर से हसन यंग हसन को कॉल करते एलियस को रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि जूलियन हार्कर ने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो बम को ना ब्लास्ट करने की सलाह देता है। तो एलियस उसकी बात मान जाता है और वो कोड फाड़ के फेंक देता है। फिर एलियस की माँ बाहर जाती है, उसको गले लगा लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ से ओल्ड हसन और यंग एलियस दोनों गायब हो जाते हैं क्योंकि पास्ट चेंज हो चुका होता है। और फिर हमें दूसरी तरफ हीलिंग हेड, व्हाइटमैन सबको जिंदा दिखाया जाता है। और फ्रेंड्स, यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।